हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी बच्चों का प्रिंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों आज से आप लोगों के लिए प्रिंस एकेडमी की टीम के द्वारा एक सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है और सीरीज का उद्देश्य है हम आपको प्रश्नों के माध्यम से यानी कि क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको हर टॉपिक की तैयारी कराएंगे। यानी कि हमारा मोटिव है हम जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को प्रश्नों के माध्यम से आपको हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सीरीज को और आज के सेशन को। तो आज का जो टॉपिक हमारा है प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले आपको एक सूचना देना चाहता हूं बच्चों, भारत का ये एकमात्र एक ऐसा संस्थान है, इंस्टीट्यूट है जो कि कॉलेज की तैयारी के साथ साथ आपको आईएएस और आरएएस की तैयारी भी कराई जाएगी। यानी कि आप ग्रेजुएशन तो करेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम जो आपको करना है, जिस स्ट्रीम को आपको चूज करना है चूज कीजिए। इसके साथ साथ हम आप लोगों की आईएएस और आरएएस की तैयारी कराएंगे। नीट क्यों बच्चों? तो समझिएगा आजकल जितने भी परसेंटेज ऑफ रिजल्ट जो है वो ज़्यादा किसका आ रहा है, जिसकी एज 21 से 25 के बीच में है। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी आईएएस आरएएस यानी कि सिविल सर्विसेज की आफ्टर 12th स्टार्ट कर दी, उनके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं और जल्दी सिलेक्शन होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो ये एकमात्र ऐसा संस्थान है बच्चों जो कि आपको आपकी कॉलेज की तैयारी के साथ साथ आपकी आईएएस और आरएएस की तैयारी भी आपको कराई जाएगी। चलिए बच्चों, और आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और सारी जानकारी ले सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम ना। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भारत के इतिहास का विभाजन किया था? सबसे पहला ऑप्शन है जेम्स मिल, दूसरा है जेम्स प्रिंसेप, तीसरा है चार्ल्स विल्किंस और फोर्थ है डी है व्हीलर। ओके बच्चों, ये जो प्रश्न है ये बताता है कि भारत का जो इतिहास है उसका विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो विद्वान है जेम्स मिल। जेम्स मिल वो विद्वान है जिन्होंने भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम विभाजन किया था, वर्गीकृत किया था। लेकिन इनका जो विभाजन था बड़ा ही अटपटा था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। क्योंकि बेसिकली ये जो विद्वान थे ये साम्राज्यवादी विचारधारा से संबंधित थे। तो उन्होंने भारतीय इतिहास को क्या कहा कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। लेकिन वर्तमान में उनकी इस विचारधारा को नकार दिया गया है और हमारे भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 में। प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। ओके, तो यानी कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया जेम्स मिल। इसके साथ साथ ये जो और ऑप्शंस है इनकी चर्चा कर लेते हैं। ये विद्वान कौन थे? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो विद्वान है जेम्स प्रिंसेप वो विद्वान है जिन्होंने 1837 में सबसे पहले अशोक की जो लिपियां थी, अशोक के जो शिलालेख थे उनकी जो लिपियां थी उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ओके, जेम्स प्रिंसेप वो विद्वान है जिन्होंने अशोक के शिलालेख में जिन लिपियों का प्रयोग किया गया था उन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और इन्होंने ही सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में बताना आरंभ किया अशोक के अभिलेखों के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है चार्ल्स विल्किंस। बच्चों ये वो ब्रिटिश विद्वान है जिन्होंने कि सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसमें अनुवाद किया था? अंग्रेजी में। यानी कि संसद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? चार्ल्स विल्किंस को। और ये जो डी में जो व्हीलर महोदय बच्चों ये
आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विद्वान है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विद्वान है जिन्होंने ये बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था वो आर्यों के द्वारा किया गया था। यानी कि जब आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया, तो इस आक्रमण के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। किसके द्वारा कहा गया था? मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। ओके, चलिए बच्चों आगे चलते हमने अगले प्रश्न में, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स मिल। नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न से बढ़ने से पहले अब मैं आपको बताना चाहूंगा इतिहास का अध्ययन हम लोग किस तरीके से करते हैं। यानी कि अध्ययन के आधार पे हम लोग इसका विभाजन करते हैं प्रागैतिहासिक काल में, आदि इतिहास में और इतिहास में। क्योंकि आप लोग एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा बच्चों, इतिहास की जानकारी बिना किसी स्रोत के नहीं हो सकती। यानी कि इस इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सोर्स होने आवश्यक है और इसी स्रोत के आधार पर यह विभाजन किया गया है। तो सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस काल के बारे में कहा जाता है कि इस काल के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? पुरातात्विक स्रोत से। लेकिन इस काल की जानकारी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। यानी कि एक ऐसा काल जिसके बारे में जानकारी पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स से पता चलता हो, लेकिन उस काल का कोई भी रिटन एविडेंस यानी कि लिखित स्रोत या सामग्री उपलब्ध नहीं है, उस काल को क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। सेकंड आता है आदि इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। ओके, ये जो पीरियड है बच्चों, ये जो काल है, इस काल की जानकारी किससे प्राप्त होती है? अगेन पुरातात्विक स्रोत से। लेकिन आपको जानकर के बड़ा ही आश्चर्य होगा, इस काल की लिखित सामग्री तो उपलब्ध है, रिटन एविडेंस उपलब्ध है, लेकिन बड़ी ही हमारे विडंबना है कि अभी तक कोई भी विद्वान इस सामग्री को पढ़ नहीं पाया है, समझ नहीं पाया। यानी कि एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा काल जिसके बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? पुरातात्विक स्रोत से। लिखित सामग्री उपलब्ध है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री या आदि इतिहास। थर्ड इतिहास यानी कि एक ऐसा काल जिसके बारे में लिखित सामग्री उपलब्ध है, और इसको पढ़ा भी गया है। क्या किया गया है? पढ़ा भी गया है। प्लस इस काल के बारे में जानकारी, इस काल के बारे में, चलिए, इस काल के बारे में जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है? पुरातात्विक और लिखित सामग्री दोनों से। इसको क्या कहेंगे? हिस्ट्री, इतिहास कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किसको शिकारी और भोजन संग्राहक के रूप में जाना जाता है? ए है पुरापाषाण काल का मानव, मध्य पाषाण काल का मानव, नव पाषाण काल मानव, और डी है ताम्र पाषाण काल मानव। यानी कि बच्चों ध्यान रखिएगा, मानव ने अपने विकास के क्रम में हर एक काल में अपने आप को एक सीमित रखा था। इन द सेंस कि जैसे हमारा प्रश्न क्या है कि किस काल का मानव शिकारी और भोजन संग्राहक था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा पुरापाषाण काल। उत्तर क्या हो जाएगा? पुरापाषाण काल। इसको एक बार पूरा डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, ये जो पुरापाषाण काल का जो मानव था, पुरापाषाण काल का जो मानव था, ये कैसा था? शिकारी था प्लस भोजन संग्राहक। यानी कि ये हंटर भी था प्लस ये फूड गैदरिंग भी करता था अपने जीवन यापन के लिए, लाइफ के लिए। सेकंड, ये जो मध्य पाषाण का जो मानव है, मध्य पाषाण काल का ये मानव क्या किया? अब देखिए, इसको समझिएगा, विकास क्रम कैसे होता है, विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको समझिएगा। अब ये जो पुरापाषाण काल का जो मानव था, शिकारी और भोजन संग्राहक है, फूड गैदरिंग है, हंटिंग है। ये कि जो मध्य पाषाण काल का मानव है, ये देखिए शिकारी है, भोजन संग्राहक है, लेकिन इसके साथ साथ इसने एक क्रिया और आरंभ कर दी, वो था पशु पालन। यानी कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था उसने अपना विकास किया। अब वो क्या हो गया?
शिकार तो कर रहा है, भोजन को भी संग्रहित कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसने पशुओं को पालना आरंभ कर दिया, यानी कि कैटल मैन बन गया, यानी कि वो पशुपालक यानी कि पशुपालन करने लगा। अब तीसरा विकास देखिएगा, ये जो नव पाषाण काल का जो मानव है, ये नव पाषाण यानी इसको बोलते हैं न्यूलिथिक, ये जो मानव है, अभी देखिएगा ये जो मानव है ये शिकारी भी है, शिकार करता है, भोजन संग्राहक भी है, पशुपालन भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक इसने नई क्रिया को यानी नए वर्ग को स्टार्ट किया, वो था कृषि। यानी कि इस काल के मानव ने कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया, यानी कि अनाज का उत्पादन करना आरंभ कर दिया। ये देखिए विकास क्रम है। तो इसको ऐसे मत समझिए कि नवपाषाण का मानव जो है कृषि उसने आरंभ कर दी तो शिकार करना, भोजन संग्राहक और पशुपालन बंद कर दिया, नहीं, ये उसका एक पॉजिटिव यानी कि एक उसमें ऐड हो गया। ऐड क्या हो गया? कृषि करना। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? शिकारी और भोजन संग्राहक का पुरापाषाण काल का मानव क्या करता था? शिकार करता था और भोजन को इकट्ठा करता था, यानी कि फूड गैदरिंग करता था। उसने विकास किया, मध्य पाषाण काल में आया। जब मध्य पाषाण काल में आया तो इस मानव ने क्या किया? शिकार तो करता ही था, भोजन संग्राहक भी था, लेकिन उसने पशुओं को पालना आरंभ कर दिया। तीसरा है नवपाषाण काल है, उसमें शिकारी भी है, भोजन संग्राहक भी है, पशुपालन भी करता है, लेकिन उसने कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया। ओके बच्चों, इस विकास क्रम को समझ लेगा, ये प्योर कॉन्सेप्ट है। एक बार इसको आप समझ लिए तो आगे आपको प्रागैतिहासिक काल में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ये एक विकास क्रम है। ओके, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, पुरापाषाण काल का मानव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा भारत में प्रागैतिहासिक उपकरण को खोजा गया था? यानी कि प्रश्न की डिमांड है, प्रश्न पूछ रहा है कि जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में जो उपकरण प्रयोग किए जाते थे, उस उपकरण को सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? कहां पर? भारत में। तो ऑप्शंस है गार्डन चाइल्ड महोदय, रॉबर्ट ब्रूसफुट, कनिंगम महोदय और दयाराम साहनी। तो बच्चों ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपका हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। इस विद्वान के द्वारा लगभग 1863 में 1863 में इन्होंने मद्रास के निकट एक स्थान है जिसका नाम है पल्लवरम। क्या बच्चों नाम है? पल्लवरम। यहां पर इनके द्वारा एक उपकरण की खोज की गई थी, यानी कि सबसे पहला जो उपकरण है जिससे ये पता चलता है कि उपकरण किससे संबंधित था? प्रागैतिहासिक काल से। तो किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा बच्चों कि ये जो प्रागैतिहासिक उपकरण क्या है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इतिहास को जानने के लिए या इतिहास के किसी काल की जानकारी के लिए हमें किसी ना किसी सोर्स या स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है। अब ये चूंकि ये पाषाण काल के जो मानव थे, प्रागैतिहासिक काल के, इनको लिखना आता नहीं था, ठीक है, और उस समय की ऐसी कोई वस्तु जो मौजूद नहीं है जिससे हमको जानकारी प्राप्त कर सकें, तो हम किस पर निर्भर रहेंगे? ओनली पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। ओके, अब देखिएगा ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें किसके द्वारा मानव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है पाषाण उपकरण। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पाषाण के उपकरण। यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, अगर हमसे ही पूछा जाए कि हमें सर्वप्रथम वो कौन सी चीज है जिससे मानव के बारे में पता चलता है, तो वो है मानव के द्वारा जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे, जिनका यूज किया जाता था, वो क्या थे? पाषाण के उपकरण। इसीलिए इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। एक आरंभिक मानव के काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल। क्यों? एक ऐसा काल जिसके बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? मानव जिन पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उससे पता चलता है कि मानव कैसा था। ओके, यानी कि वो जो उपकरण है किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला जो प्रागैतिहासिक उपकरण है, जो पाषाण उपकरण है, किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। और उन्होंने ही बताया था कि ये जो उपकरण है ये भारतीय उपमहाद्वीप के पुरापाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है?
पुरापाषाण काल से। यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी पुरापाषाण काल के मानव रहते थे और उनके द्वारा इन उपकरणों का प्रयोग किया गया था। क्लियर बच्चों? यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसके साथ साथ कुछ अन्य विद्वान भी हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि गार्डन चाइल्ड महोदय। बच्चों ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है विद्वान। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ विचारों को प्रदान किया था, जैसे कि उद्भव के संबंध में, पतन के संबंध में। कनिंघम महोदय, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय। ये वो व्यक्ति हैं जिनको कि फाउंडर मेंबर माना जाता है किसका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो आपको पुरातात्विक विभाग दिखाई देता है वर्तमान में, उसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो ये उसके फाउंडर मेंबर भी थे। नेक्स्ट है दयाराम साहनी, इनको भी जान लेते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो दयाराम साहनी जो विद्वान है, ये भारतीय विद्वान है। सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा ही 1921 में हड़प्पा नगर की खोज इनके द्वारा ही की गई थी, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और इन्होंने ही बताया था कि हड़प्पा में एक सभ्यता पाई जाती थी और इसको क्या कहा गया था? हड़प्पा सभ्यता। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है वो इनके द्वारा नहीं दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा। यानी कि वर्तमान में हम जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो बात करते हैं, उसका सबसे पहली खोज 1921 में हड़प्पा में की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, उस समय ये एक सबऑर्डिनेट काम कर रहे थे। किसके असिस्टेंट थे ये? जॉन मार्शल के। यानी कि जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा से हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। क्लियर बच्चों? चलिए, यानी कि इस प्रश्न को दोबारा रिपीट करेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्रूसफुट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से होमो इरेक्टस मानव किस काल से संबंधित है? पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि मानव ने अपना विकास किया, मानव का जो एवोल्यूशन हुआ है उसमें मानव का धीरे धीरे उसका विकास हुआ है और हर क्रम में उसका नाम एक अलग है। यानी एक मानव है, उसका नाम क्या था? होमो इरेक्टस। अब ये जो होमो इरेक्टस है वो पाषाण काल के किस काल से संबंधित है? यानी कि निम्न पुरापाषाण का है कि मध्य पुरापाषाण का है, नवपाषाण का है कि मध्यपाषाण काल है? जैसे हम लोग अभी अपनी बात करें तो हम लोग कौन है? हम लोग वी आर ए होमो सेपियंस। हमारी प्रजाति का नाम क्या है? होमो सेपियंस। ऐसे ही प्रजाति कौन है? होमो इरेक्टस। अब ये मानव किस काल में पाया जाता था? तो बच्चों ये पाया जाता था मध्य पुरापाषाण काल में। किसमें पाया जाता था? मध्य पुरापाषाण काल में पाया जाता था। ओके, ओ सॉरी, ये होमो इरेक्टस जो बच्चों है ये आपका है निम्न पुरापाषाण काल में, सॉरी मध्य पुरापाषाण काल में। इसको एक बार चर्चा करेंगे। यानी कि ये जो होमो इरेक्टस जो मानव है बच्चों, ये मानव की जो प्रजाति है किस काल में पाई जाती थी? निम्न पुरापाषाण काल में। ओके, इस उत्तर को हम लोग एक क्रम के माध्यम से देख लेते हैं, एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, ये मानव का क्रमिक विकास है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, ये पूछा जाता है कभी कभी कि मानव का उदय किस काल में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। कब है? मानव का विकास कहाँ माना जाता है बच्चों? ये माना जाता है कि जो मानव का जो उदय हुआ था कहां पर हुआ था? अफ्रीका में। कहां पर हुआ था बच्चों? अफ्रीका में। और इसका समय काल कितना हुआ था? कहा जाता है कि लगभग 3.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ के बीच में मानव का उदय हुआ था। कहां पर उदय हुआ था? अफ्रीका में। ओके, और मानव ने उदय के साथ ही अपना क्रमिक विकास करना आरंभ किया। जैसे कि सबसे पहले आते हैं रामापिथेकस, और ध्यान रखिएगा किससे विकास हुआ हमारा? वानर से, यानी कि कपि से, एप से। रामापिथेकस जो एप है, ये जो एप था वो मैदानों क्षेत्रों के अनुकूल हो गया हाथ मुक्त। यानी कि वानर या कपि पहले कहाँ रहते थे बच्चों?
पेड़ों पे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे जो पेड़ों से नीचे आए, उनका क्रमिक विकास हुआ, तो इन्होंने क्या किया, ये मैदानों के क्षेत्रों के अनुकूल हो गए। यानी कि ऐसा नहीं पेड़ पे जाना बंद कर दिया, पेड़ पे जाते थे, लेकिन मैदानों में ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगे, उसके अनुकूल हो गए। ठीक है, हार्ट बीटिंग के मुक्त हो गए। अगला मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। ये जो मानव, यानी कि रामापिथेकस क्या किए, मैदानों में आ गए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये क्रम अचानक नहीं है, इसमें कई हजारों साल लगे हैं, हजारों साल लगे हैं विकास करने में। तो रामापिथेकस से है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जो मानव है, ये खुले घास के मैदान में इसने रहना आरंभ कर दिया। यानी कि ये आया था मैदान में, उसके बाद इसने रहना आरंभ किया, और ये मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। बच्चे आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, इस आदि पूर्वज की जो बात है, इससे दो प्रश्न बनते हैं, दो कॉन्सेप्ट है। एक, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव का आदि पूर्वज कौन है, तो उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। ध्यान से सुनिएगा, मानव का आदि पूर्वज कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आधुनिक मानव का आदि पूर्वज कौन है, तो वो हो जाएगा होमो सेपियंस। इस अंतर को समझिएगा। यानी कि मैं आपसे अगर कभी प्रश्न पूछता हूं कि बच्चों वर्तमान में जो हम हैं, जो मानव है, हमारा आदि पूर्वज कौन है, तो उत्तर होगा होमो सेपियंस। लेकिन अगर मैं कहूं कि मानव का आदि पूर्वज कौन है, तो उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। ठीक है, तो प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग हैं। अगर ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव का आदि पूर्वज है, तो उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगर मैं कहूं कि आधुनिक मानव का आदि पूर्वज कौन है, तो उत्तर हो जाएगा होमो सेपियंस। तो इन दोनों डिफरेंस को याद रखिएगा, होमो सेपियंस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। ओके, तो ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है, एप है, वो क्या किया, ये मैदान में उसने रहना आरंभ कर दिया। इसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस। ये सीधा चलने वाला कपी था, यानी कि इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी क्या होगी, पहले क्या थे, ये झुके हुए थे। वानर आपने देखा होगा, आज भी देखिएगा, जो एप होते हैं कैसे चलते हैं, हाथ और पैरों दोनों का एक साथ प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैरों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये पहला वानर था, होमो इरेक्टस, या कह सकते हैं मानव था, जो कि सीधा चलने लगा था। यानी कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड क्या होगी, स्ट्रेट हो गई। इसको क्या कहते हैं, होमो इरेक्टस। किससे संबंधित है, निम्न पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट है निएंडरथैल्स। ये आधुनिक मानव के समान मस्तिष्क क्षमता वाला, यानी कि देखिए होमो इरेक्टस सीधा चलने लगा, और उसके बाद धीरे धीरे उसका जो मस्तिष्क है उसने एक्टिव होना आरंभ किया, और जब ये एक्टिव हो जाता है इस मानव को क्या कहते हैं, निएंडरथैल्स। और नेक्स्ट है होमो सेपियंस। ये है आधुनिक मानव का आदि पूर्वज, और इसका उदय लगभग 30,000 पूर्व के आसपास माना जाता है। 30,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और ये इसको क्रोमोगेन भी कहते हैं। और ये किस काल में है बच्चों, ये है उच्च पुरापाषाण काल में। यानी कि जो होमो सेपियंस जो मानव है, किस काल से संबंधित है, उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। ओके बच्चों, चलिए ये प्रश्न हो गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, निम्नलिखित में से किसको आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। बल्कि मैं एक्सप्लेन करने के क्रम में आपको ये बता चुका हूं, तो इसका उत्तर जो भी इस वीडियो को देख रहा है तुरंत दीजिएगा, मुझे ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस, बी उत्तर हो जाएगा। आप लोगों का मैंने काम आसान कर दिया, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा, होमो सेपियंस। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आधुनिक मानव का पूर्वज कौन है, होमो सेपियंस। अगर हम बात करें मानव का आदि पूर्वज, मानव का आदि पूर्वज कौन है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गलती मत कीजिएगा कभी भी, इस प्रश्न में कभी गलती नहीं करना। आगे मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलो, आधुनिक मानव का होमो सेपियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको चौपर चापर संस्कृति कहा जाता है। यानी कि पाषाण काल में जितने भी काल थे उनको एक संस्कृति से जोड़ करके देखा जाता है।
तो फर्स्ट है चौपर संस्कृति किससे कहा जाता है? ऑप्शन है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। मैं आपको पहले बता चुका हूं इन सभी कालों के बारे में किससे जानकारी प्राप्त होती है? पत्थरों के उपकरणों से। ओके, तो इसका उत्तर है बच्चों निम्न पुरा पाषाण काल। यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल में जो मानव था वो जिन पाषाण यानी कि पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करता था, क्योंकि पत्थर कैसे होते थे उपकरण? चौपर चापर जैसे उपकरण कैसे होते थे? चौपर चापर टाइप से। इसीलिए इस संस्कृति को, इस कल्चर को क्या कहते हैं? चौपर चापर संस्कृति। यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो चौपर चापर के टाइप के या उपकरणों का प्रयोग करता था पाषाण के, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चौपर चापर संस्कृति। यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल का जो मानव है चौपर चापर उपकरणों का प्रयोग करता था पाषाण के, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? चौपर चापर संस्कृति। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझिएगा। ये देखिए ये उपकरण थे पत्थरों के, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि किस टाइप से पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक उनको क्या है? धातु का ज्ञान नहीं है। अभी वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वर्तमान में धातु के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, कई सारी प्लास्टिक है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उस समय का जो मानव था उसको किसकी जानकारी थी? सिर्फ पत्थर की। उसको सिर्फ पत्थर का ज्ञान था। तो उसने क्या किया? अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग करता था। क्यों? क्योंकि किसी भी मानव का जीवन बिना उपकरणों के नहीं रह सकता। वर्तमान में देखते हैं ना कितने साइंटिफिक गैजेट का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, गाड़ी है, बाइक है, हवाई जहाज है, शिप्स हैं, ये सब क्या है? उपकरण है। किसके लिए? मानव के लिए। मानव क्या करता है? अपनी सुविधा के लिए इन उपकरणों का प्रयोग करता है। उसी प्रकार उस समय का जो मानव था प्रागैतिहासिक काल का, वो क्या करता था? उपकरण कैसे थे? क्योंकि उसको धातु का ज्ञान है नहीं है, प्लास्टिक बनी नहीं है, तो क्या करता था वो? पत्थर। लेकिन इसके साथ एक चीज याद रखिएगा, मानव पत्थरों के साथ साथ एक वस्तु का और प्रयोग करता था अपने उपकरणों के रूप में, लेकिन चूंकि वो नष्ट होने वाली वस्तु थी इसलिए हमें उसकी जानकारी या उसके साक्ष्य प्राप्त नहीं है। वो चीज क्या थी? लकड़ी। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, वुड हमेशा एक मानव की टेंडेंसी होती है, मानव का एक ह्यूमन नेचर होता है। वो क्या होता है कि जो उसके पास में होता है वो उसी का प्रयोग करता है। यानी कि जो चीज रिसोर्स आपको उपलब्ध है वो उसी का प्रयोग करता है अपने जीवन में। तो चूंकि ये मानव कहाँ रहता था? पहले जब वो वानर था, कपिता कहाँ रहता था? पेड़ों पर रहता था। यानी कि उसके सामने सबसे पहले चीज क्या थी? लकड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा, अभी कुछ साल पहले, कुछ वर्षों पहले इस नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा कि एक चीज बताइए, ये मानव का नेचर होता है, जो संसाधन उनके सामने उपस्थित है वो उसका प्रयोग करता है किसके लिए? अपने जीवन यापन के लिए। चूंकि लकड़ी एक ऐसा चीज है जो कि एक समय के बाद नष्ट हो जाती है, और इसीलिए उस विद्वान ने कहा क्योंकि लकड़ी नष्ट हो जाती है इसीलिए हमें उसके उपकरण प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन पत्थर नष्ट होता नहीं एक लंबे समय तक, तो इसलिए हमें जानकारी किससे प्राप्त होती है? पत्थरों से। ओके, तो ये देखिएगा, ये पत्थरों के जो पाषाण के उपकरण है इनका मानव के द्वारा प्रयोग किया जाता था अपने जीवन में। देखिए लकड़ी में अभी ये पत्थर लगा रखे हैं। ओके, इसका ये बड़ा रूप है तो छोटा देखिएगा। इस साइज आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा नहीं है, छोटे छोटे साइज है। हाथ की ये ग्रिप बन जाती है इनसे, यानी कि बिना ग्रिप के नहीं है, सब लोग इनसे ग्रिप बनती है, और सब पत्थरों का अपना अपना अलग अलग प्रयोग करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको फलक संस्कृति कहा जाता है? पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और लौह युग। यानी कि फिर से अगेन वही प्रश्न है कि किस काल के मानव ने फलक प्रकार के पत्थरों का या उपकरणों का प्रयोग किया था? तो वो है बच्चों मध्य पुरा पाषाण काल। क्या है? मध्य पुरा पाषाण काल। ओके, यानी कि मध्य पुरा पाषाण काल जो मानव था उसने किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया था? फलक प्रकार के, और इसलिए इसको क्या कहते हैं?
फलक संस्कृति। इसको एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, ये जो निम्नपुरा पाषाण, निम्नपुरा पाषाण काल जो है, उस संस्कृति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चौपर चापर। वहीं दूसरा आ जाएगा मध्यपुरा पाषाण। ओके, इस संस्कृति को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति। और जो तीसरा होगा वो है उच्चपुरा पाषाण। इस संस्कृति को क्या कहते हैं? ब्लेड संस्कृति। यहां पर ब्लेड टाइप के उपकरणों का प्रयोग किया गया था, पत्थरों का। इसको क्या कहते हैं? ब्लेड संस्कृति। यानी तीन चीज ध्यान रखिएगा, निम्नपुरा पाषाण काल की संस्कृति को चौपर चापर, मध्यपुरा पाषाण को फलक संस्कृति, उच्चपुरा पाषाण को कहते हैं ब्लेड संस्कृति। यानी कि लोअर पैलियोलिथिक चौपर चापर, मिडिल पैलियोलिथिक फलक संस्कृति और अपर पैलियोलिथिक यानी कि ब्लेड संस्कृति। क्लियर है? यानी कि पुरा पाषाण काल है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो भी किस आधार पे? उपकरणों के आधार पे। मानव के द्वारा जिन पत्थरों का, पाषाण के उपकरणों का प्रयोग किया गया था, उस आधार पे भी इस पुरा पाषाण काल को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। यानी कि पैलियोलिथिक को फर्स्ट है पुरा पाषाण काल को, इसको निम्न पुरा पाषाण, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण, तीसरा है उच्च, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। और इनके कल्चर को क्या कहते हैं? चौपर चापर कल्चर, फलक कल्चर एंड ब्लेड कल्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है। हमेशा एक कॉन्सेप्ट फिर रिपीट करूंगा, याद रखिएगा कि मानव के द्वारा जिन पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया गया था, उन्हीं उपकरणों के आधार पर इन संस्कृतियों का नाम दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस स्थल से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पहला है भीमबेटका, आदमगढ़, मेहरगढ़ और चिरांग। यानी कि देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था, उसने क्या किया? पशुपालन करना आरंभ किया। अब यानी कि आरंभ तो किया, लेकिन ये एविडेंस, ये साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से पता चलता है कि इस काल के मानव ने पशुपालन आरंभ कर दिया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है भीमबेटका, आदमगढ़, मेहरगढ़ और चिरांग। बच्चों, इसका उत्तर है आदमगढ़। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पास स्थित है और यहीं से पता चला था कि जो प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था, उसने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। क्लियर है? यानी कि ये जो आदमगढ़ जो स्थल है, कहां पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में। कहां पर? होशंगाबाद जिले के पास है। यहीं से विद्वानों को एक साक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि इन्होंने पशुपालन आरंभ कर दिया था। क्लियर है बच्चों? आंसर पकड़ में आ गया? ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, हम अभी तक बात करते आ रहे थे, शिकारी था, पशुपालक था, बस्तियां बसाई थी, कृषि कार्य आरंभ किए, तो उनका साक्ष्य भी तो जरूरी है, साक्ष्य जानना भी जरूरी है, एविडेंस भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि बिना एविडेंस के हिस्ट्री में कोई बात या कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते। तो पशुपालन का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिले के पास में। इसके साथ साथ इनमें जो 4 स्थल और इनकी बात कर लेते हैं। यह है भीमबेटका, यह भी मध्य प्रदेश में बच्चों। और इस स्थल की सबसे खास बात क्या है? ये एक ऐसा स्थल है जहां से प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था, उन्होंने चित्रकारी की थी, वो चित्रकारी करते थे। यानी कि भीमबेटका में क्या है? गुफाएं मिली हैं, और इन गुफाओं में उस काल के मानव के द्वारा जो चित्रकारी की गई थी, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए। प्लस उन्होंने चित्रकारी के माध्यम से कई सारे चित्र मिले, इसमें दिखाया गया है कि वो शिकार कर रहे हैं। ओके, उनकी वेशभूषा कैसी है,
ग्रुप में है, यानी कि कई सारी चीजों के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? भीमबेटका से। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में। वहीं मेहरगढ़, मेहरगढ़ बच्चों वो स्थल है नव पाषाण काल का जहां से कृषि का साक्ष्य पता होता है। ओके, आगे इसको डिटेल से देखेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। चिरांद भी एक स्थल है, ये भी पाषाण काल से संबंधित है, प्रागैतिहासिक काल से। ओके, यानी कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आदमगढ़। इसको भी याद रखिएगा, भीमबेटका को। भीमबेटका से चित्रकारी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, भीमबेटका से मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, भीमबेटका से प्रागैतिहासिक काल शिकार करते थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थल से सर्वाधिक प्राचीन उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यानी कि इसको समझिएगा, प्रश्न क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सर्वाधिक प्राचीन उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए? ऑप्शन है भीमबेटका, बोरी, बागोर और रोपड़। इसको समझिएगा, इसको एक थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। हमने क्या कहा था? 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की थी, उपकरण प्राप्त किए थे। कहां से? मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से। लेकिन ये उपकरण किससे संबंधित था? ये संबंधित था निम्न पुरापाषाण काल से। अब आपको एक तरीके से और समझाता हूं, इसको समझिएगा। ये जो प्रश्न बात कर रहा है वो कह रहा है सर्वाधिक प्राचीन, यानी कि विद्वानों ने क्या किया है? विद्वानों ने इस पाषाण काल को डिवाइड किया है एज के हिसाब से, यानी कि जो पुरापाषाण काल है उसमें निम्न पाषाण काल का समय मैक्सिमम 5 लाख ईसा पूर्व। यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कौन सा खोजा था? 5 लाख वर्ष पूर्व का। कब खोजा था? 1863 में। कहां से? पल्लवरम से। लेकिन अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले एक उपकरण और प्राप्त हुआ था जिसका समय काल है लगभग 14 लाख ईसा पूर्व। प्रश्न को समझ गए आप लोग? यानी कि हमने जो पहला प्रश्न का उत्तर दिया था रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये वो व्यक्ति है जिसने जो उपकरण खोजा उसकी एज कितनी थी? 5 लाख ईसा पूर्व। लेकिन अभी हाल में ही एक स्थल से 14 लाख ईसा पूर्व पुराना एक उपकरण प्राप्त हुआ है जो कि अब तक का सबसे पुराना उपकरण माना जाता है। यानी कि इससे पूर्व का 14 लाख ईसा पूर्व से पहले का कोई अब तक नहीं मिला है। तो स्थान कौन सा है? बोरी। महाराष्ट्र में पुणे के निकट एक स्थान है बोरी, जहां से विद्वानों ने एक उपकरण खोजा था और इसकी आयु कितनी निकली? 14 लाख ईसा पूर्व। यानी सभी पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए जिसकी एज कितनी है? 14 लाख ईसा पूर्व। ओके, अंतर समझिएगा। सर्वाधिक प्राचीन कहां से मिला है? बोरी से। कहां पर है? महाराष्ट्र में। और लेकिन ये कहा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप का निम्न पुरापाषाण काल का या प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहला उपकरण कब मिला था? तो 1863 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। अंतर समझिएगा, सबसे पहला प्रागैतिहासिक कब मिला है? 1863 में। और इसलिए इसकी आयु कितनी है? इसकी आयु है 5 लाख ईसा पूर्व। लेकिन अब एक नई खोज हो गई। अब यह प्रश्न बनेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक प्राचीन यानी कि सबसे पुराना उपकरण कब मिला है? यह मिला है, कहां से मिला है? बोरी से मिला है। बोरी कहां पर है? महाराष्ट्र में। इसकी आयु कितनी है? 14 लाख ईसा पूर्व के आसपास है। क्लियर है? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ जाइएगा। सर्वाधिक प्राचीन 14 लाख कहां से मिला? बोरी से। प्रागैतिहासिक उपकरण किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब खोजा? 1863 में। कहां से खोजा? पल्लवरम से। आयु कितनी होगी? लगभग 5 लाख ईसा पूर्व। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, ये देखिए, ये जो बोरी से जो उपकरण प्राप्त हुए थे ये है। इनकी आयु कितनी है? लगभग 14 लाख ईसा पूर्व। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस स्थल से घर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है भीमबेटका,
आदमगढ़, बागोर और चिरान। अब यानी देखिएगा, मानव के विकास के क्रम को समझिए। घर बनाया, शिकार किया, भोजन इकट्ठा किया, पशुपालन करना आरंभ किया, अब कृषि करना आरंभ किया है। कृषि कब होती है? कृषि होती है एक क्षेत्र में रह करके, यानी कि नव पाषाण काल के लोगों ने कृषि करना आरंभ किया, यानी कि नव पाषाण काल के लोगों ने क्या, स्थायी बस्तियों को बसाना आरंभ किया। निम्नलिखित में से किस स्थल से घर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यानी कि घर का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन है बागोर। राजस्थान में एक स्थान है बागोर, और ये बागोर ये किस काल का है? ये है मध्य पाषाण काल का। इस क्रम को समझिएगा। देखिए, मानव ने विकास किया तो वो कैसे रहता था? तो देखिएगा, ये जो पुरा पाषाण काल का जो मानव है, पुरा पाषाण काल का जो मानव है वो कहाँ रहता था? वो रहता था गुफाओं में, गुफा में। ये जो मध्य पाषाण काल का जो मानव है, मध्य पाषाण काल का मानव है, वो कहाँ रहता था? वो रहता था नदियों के किनारे। और ये तीसरा जो मानव है, इसने क्या किया? इसने, ये है नव पाषाण काल का, इस मानव ने पहली बार स्थायी बस्ती बसाना आरंभ की। यानी पहला मानव कहाँ रहता था? गुफा में रहता था। पेड़ से उतरने के बाद मैदान में आया, मैदानों से गुफा में चला गया, गुफा के बाद उसने विकास किया, मध्य पाषाण काल में पहुंचा, कहाँ रहने लगा? नदियों के किनारे रहने लग गया। तीसरा नव पाषाण काल का जो मानव है, जिसने कृषि करना आरंभ कर दिया, उसने क्या किया? स्थायी बस्तियां बसाना आरंभ कर दिया, यानी कि एक जगह रह करके उसने रहना आरंभ कर दिया और कृषि को भी आरंभ कर दिया। यानी कि अगर एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस काल के मानव ने स्थायी बस्तियां बसाना आरंभ किया? तो उत्तर हो जाएगा नव पाषाण काल। ठीक है, ये हो गया स्थायी बस्ती, यानी कि ज्यादातर जितने मानव थे नव पाषाण काल के, उन्होंने गांव बसाने आरंभ किए। लेकिन ये जो प्रश्न है, ये बागोर, ये कौन सा स्थल है? मध्य पाषाण काल का। यानी कि अगर ये पूछा जाए सबसे पहली बार, सबसे पहला साक्ष्य किस काल का प्राप्त होता है जिससे पता चलता है कि मानव घर में रहता था, उसने पहली बार घर बनाया, तो काल हो जाएगा मध्य पाषाण काल, स्थल हो जाएगा बागोर। ठीक है, लेकिन ये कहा जाए, देखिए, किसी चीज का आरंभिक प्रयोग करना एक अलग बात है और इस चीज का सर्वाधिक प्रयोग करना अलग बात है। ऐसे समझिएगा, जैसे पूरे गांव में किसी एक व्यक्ति ने कार खरीदी, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उस गांव में फलाने व्यक्ति के घर पहली बार कार आई। ये क्या हो गया? पहली बार घर कब बनाया गया? मध्य पाषाण काल में। कहाँ बना? बागोर में। अब मैं कहूं उस गांव के सभी व्यक्तियों के घर में कार आ गई, सभी पैसे वाले हो गए, तो क्या होगा? नव पाषाण का। यानी कि कार अब एक नई चीज नहीं है, बल्कि हर घर में कार मौजूद है। यानी कि अब जो घर है वो प्रत्येक मानव के द्वारा घर बनाया गया, तो काल कौन सा हो जाएगा? नव पाषाण। यानी कि पहली बार साक्ष्य कब मिला? मध्य पाषाण में। स्थल है बागोर। पूर्ण रूप से कब है स्थायी बस्ती? नव पाषाण काल में। ठीक है, तो बच्चों ये आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न था। आपको सेशन कैसा लगा? प्लस हमारे इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं जो तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, आरंभ कर चुके हैं या प्लान भी कर रहे हैं, उनको इन सेशन से फायदा मिले और उनकी तैयारी में आपको सपोर्ट मिले। ओके बच्चों, और ये सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी, हर सब्जेक्ट की मिलेगी, हर टॉपिक की मिलेगी। आपको लगातार हमसे जुड़े रहिए, और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।